In the last class we were discussing about the dimensions और हमने कई सारे डायमेंशनल फॉर्मूले देख लिए थे, ठीक है। तो अब जैसे उसमें लास्ट हमने जो देखा था वो मैग्नेटिक फ्लक्स का था, उसी से आगे थोड़े से डायमेंशन फॉर्मूले कंटिन्यू करके डायमेंशन को फाइंड अप करता हूं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। जिसको मैं काई एम से लिख रहा हूं, ठीक है। और ये क्या होता है, ये एक नंबर है। तो अगर ये एक नंबर है तो इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। एक्चुअली में इसका जो फॉर्मूला आता है वो आई बाय एच होता है। आई और एच के यूनिट हम देख चुके हैं, सेम होते हैं, इसलिए इसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। जैसे मैं ये कहता हूँ 2 पाई रूट आई बाय एम बी का डायमेंशन फॉर्मूला। अब आपको याद होना चाहिए दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का डायमेंशन फॉर्मूला होता है टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, T1। ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। जैसे इसी में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आता है, जिसमें मैं पूछ सकता हूं करंट सेंसिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। करंट सेंसिटिविटी को IS से लिखते हैं, एंड दिस इज थीटा बाय आई। दिस इज थीटा बाय आई। थीटा का तो एंगल था, कुछ भी नहीं है, आई का A-1। ऐसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसको VS से लिखते हैं, दिस इज थीटा बाय V, ठीक है। तो थीटा का तो M0 L0 T0, और वोल्टेज का आपको पता है IR, तो यहां से आप वोल्टेज का लिख सकते हो। उठ करके यहां जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला चैप्टर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करूं तो उसमें सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स आता है, जिसको हम फाई बी से लिखते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू बी इंटू एरिया। बी का क्या था बेटा, फोर्स बाय क्यू इंटू वी। एरिया ऐसे का ऐसे, फोर्स का हो गया M1 L1 T-2, ठीक है। एरिया का L2, चार्ज का A1 T1, वेलोसिटी का L1 T-1, ये कैंसिल हो गया, L1 से L1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया बेटा, ये M1 L2 T-2 A-1, M1 L2 T-2 A-1। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का आ गया। इसके बाद आगे देखते हैं इसके बाद आगे के डायमेंशनल फॉर्मूले में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर फिर आ जाते हैं फैराडे लॉ। फैराडे लॉ में हम पढ़ते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट। ईएमएफ एक टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस है। करंट की बात करूं, करंट का हम पहले देख चुके हैं, रेजिस्टेंस, चार्ज, ये सारी टर्म्स हम देख चुके हैं। मोशनल ईएमएफ, ये भी एक टाइप की ईएमएफ ही है। तो इसका मतलब ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आप यहां से ये सारी चीजों के डायमेंशनल फॉर्मूले आप निकाल के देख सकते हो। अब यहां से एक और टर्म आती है सेल्फ इंडक्टेंस। जिसको हम L से लिखते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस L से लिखते हैं, इसका निकालना है। अब इसके लिए ना कई सारे तरीकों से निकाल सकता हूं। फ्लक्स इक्वल टू LI। अब उसके लिए पहले मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स का निकालना पड़ेगा, जो मैंने पढ़ा था। तो बेटर है उससे निकाल लो आप फ्लक्स बाय आई से, और ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। मैं इसको बेटर है इससे निकाल देता हूं, U बाय आई स्क्वायर से। हमें पता है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज हाफ LI स्क्वायर, हाफ LI स्क्वायर। तो U बाय आई स्क्वायर इक्वल टू L। एनर्जी का आपको पता बेटा M1 L2 T-2 आई स्क्वायर का मतलब A-2। ये सेल्फ इंडक्टेंस का आता है। यहां से अब बड़े ध्यान से समझना है, ये सेल्फ इंडक्टेंस का आ गया। यहां से आपको कई बार ना L बाय R का पूछ लेता है डायमेंशन फॉर्मूला। किसका बेटा, L बाय R का। L बाय R का डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला T1 होता है। ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। RC का डायमेंशन फॉर्मूला T1, L बाय R का डायमेंशन फॉर्मूला T1, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला T1। हाँ बेटा, क्लियर है यहां तक। अब उसके बाद ऐसे ही यहां से मैं पूछ लूं हाफ LI स्क्वायर का। हाफ LI स्क्वायर इज व्हाट, हाफ LI स्क्वायर इज क्या है बेटा, हाफ LI स्क्वायर बताओ,
ये एनर्जी होती है, एनर्जी का क्या हो गया, मैं कह दूं एल डी आई बाई डी टी का, वैसे तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, पोटेंशियल डिफरेंस है, एल का ये रहा, डी आई का मतलब करंट का बाय टाइम, तो ये हो गया M1 L2 T-3, टाइम ऊपर आ गया A-1। ऐसे आप किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के देख सकते हो जिसका आपको पता है, या किसी और टर्म पे, जैसे मैं कह दूं इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय एल का निकालना है, तो बेटा या तो इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो, फिर पुट करो, या सीधा फॉर्मूले से पता है दिस इज डी आई बाई डी टी, तो ये आ गया A1 T-1। जो सेल्फ इंडक्टेंस का होगा वही का वही किसका होगा बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का होगा। जो सेल्फ इंडक्टेंस का होगा वही का वही म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा। कोई डाउट है यहां तक? तो इन पे बेस आप सारी चीजें लिंक करके निकाल सकते हो कि किसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे कैसे होगा। उसके बाद अगला चैप्टर आ जाता है एसी। एसी में हम पढ़ते हैं करंट, वोल्टेज, इनके हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस इज नथिंग, इट इज लाइक ए रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का क्या था बेटा, U by I square, बिकॉज एनर्जी, पावर बाय I square, बिकॉज पावर इज I square R। पावर का आपको पता है कितना है, M1 L2 T-3 A-2। यहां से इंपीडेंस, रिएक्टेंस हो, इंपीडेंस हो, इन सब का आर आता है। ऐसे ही एक टर्म होती है ससेप्टेंस। मैं ससेप्टिबिलिटी नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ससेप्टेंस और एडमिटेंस। ससेप्टेंस रिएक्टेंस का उल्टा है, जैसे इंडक्टिव ससेप्टेंस मतलब 1/XL, कैपेसिटिव ससेप्टेंस 1/XC, एडमिटेंस इंपीडेंस का उल्टा है, तो बेटा ये हो गया 1/R। हाँ बेटा क्लियर है? अब आप देखो, मैंने आपको बताया XL, XC, Z, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला R वाला होगा। तो यहां से कुछ चीजें मुझे पता लगने वाली है। XL का मतलब ओमेगा L है, ओमेगा L का डायमेंशन फॉर्मूला R वाला है, तो L बाय R का डायमेंशन फॉर्मूला 1/ओमेगा वाला होगा, जो कि T1 है, जो हम पहले भी देख चुके हैं। ऑन द सेम लाइन XC का मतलब 1/ओमेगा C है, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला R वाला है, तो यहां से आ गया R इंटू C का 1/ओमेगा आ गया, 1/ओमेगा का मतलब फिर वही T1। तो यहां से पता लग गया L बाय R RC, ये टाइम कांस्टेंट होते हैं, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला T1 के इक्वल होगा। और इनका उल्टा कर दूं तो फ्रीक्वेंसी वाला होगा। ये आपको डायरेक्टली टर्म्स पता होनी चाहिए। जैसे एसएचएम में पढ़ते हैं टाइम पीरियड के अलग अलग फॉर्मूले, 2π√m/k, इसका डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्टली पता होना चाहिए, T1 होगा। किसी और फॉर्मूले में टाइम पीरियड इक्वल टू 2π√L/g डायरेक्टली पता होना चाहिए, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, T1 होगा। इस तरह से ये सारे डायमेंशन फॉर्मूलाज यूज होते हैं EMI AC तक। डिस्प्लेसमेंट करंट एक टाइप का करंट है, ठीक है। आपको ये सारी चीजों के डायमेंशन फॉर्मूला पता होने चाहिए। ऑप्टिक्स में कुछ नया नहीं है, U V डिस्टेंस है, फोकल लेंथ भी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता ही है। वो सारी चीजें, इंटेंसिटी वगैरह जो भी है सब हम पढ़ चुके हैं, वही फॉर्मूलाज पहले रखने हैं, यही डायमेंशनल फॉर्मूले आते हैं, और कोई नया डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बनता। इन पे आपस में रिलेट होके चीजें आती है, ठीक है। कल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं किन किन पेयर्स के डायमेंशनल फॉर्मूलाज सेम होते हैं। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस देखते हैं।
फर्स्ट टू कन्वर्ट द यूनिट्स from one system to another system. To convert the units from one system to another system. बेटा क्या देखो पहले ध्यान से, इस पे भी बहुत सारी चीजें बनती है, डिमेंशन पे फिर आ जाऊंगा इसमें, पहले कंसेप्ट समझना है। मैंने क्या कहा, मान लो मार्केट में किसी बंदे को कोई चीज लेने भेजा, 5 किलो चीनी लेने भेजा। एक बंदा जाके कहेगा भैया 5 किलो शुगर दे दो, दूसरा कहेगा नहीं 5000 ग्राम शुगर दे दो। बात तो सेम है ना, अलग अलग तो नहीं है। तो मैं कोई भी क्वांटिटी लेने गया, उसमें दो चीजें होंगी, एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। दोनों की मल्टीप्लीकेशन, दोनों को साथ लिखने से वो क्वांटिटी बन जाएगी। अगर मैं यूनिट्स को चेंज कर दूं तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या कर जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो Q विल बी इक्वल टू NU, Q विल बी इक्वल टू NU। क्लियर है यहां तक? Q विल बी इक्वल टू NU। यहां से ये जो Q आएगा, Q is quantity, N is numerical value. So I can write it like N1U1, that can be written as N2U2. Q will be equal to N1U1 will be equal to N2U2। यूनिट चेंज करूंगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे ये है, यूनिट मैंने 1000 टाइम कम कर दिया तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1000 टाइम बढ़ गई। तो मतलब यहां से ये पता लग गया कि कोई भी क्वांटिटी हो उसके लिए N इंटू यू शुड बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहां से ये आ गया एन यू कॉन्स्टेंट है। एन यू कॉन्स्टेंट होने का मतलब है N1U1 इज इक्वल टू N2U2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और यहां से ये आ गया कि N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। कई बार ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन ही आ जाता है कि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में ग्राफ बनाना है, तो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली का ग्राफ आपको पता होना चाहिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। कई बार यही आ जाता है कि आपको NU और U में ग्राफ बनाना है। NU तो हमने देखा क्या है, कांस्टेंट है, तो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ भी क्लियर है। तो ये आपको भी ये पता होना चाहिए, हर क्वांटिटी में दो चीजें होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। N1U1 शुड बी इक्वल टू N2U2 मींस NU इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसका हमने डायमेंशन में कैसे यूज करना है ये देखते हैं। कर दो इसको हम। देखते हैं यहां से मैंने आपको ये बता दिया NU इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये मैं फर्स्ट एप्लीकेशन ही कर रहा हूं। और यू कैन से N1U1 इज इक्वल टू N2U2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं N1 M1 टू द पावर A L1 टू द पावर B T1 टू द पावर C शुड बी इक्वल टू N2। आई एम अज्यूमिंग कि आपको अभी बेसिक्स नहीं पता, तो मैं उस हिसाब से थोड़ी सी करा रहा हूँ। धीरे धीरे हम क्रैश कोर्स में पेस बढ़ाएंगे। अभी शुरू में आपको पहले चीजों की बेसिक्स के बारे में पता होने चाहिए। जहां बेसिक पॉइंट आएंगे उसको डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल का मतलब है कि मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता के चलूंगा और फिर आगे हम धीरे धीरे इसको कंटिन्यू करेंगे। अब ऐसा क्या, केवल ये जो यूनिट है U1, यूनिट में जरूरी थोड़ी है कि मास लेंथ, खाली मास ही हो या लेंथ ही हो या टाइम हो। मैंने तो शुगर का एग्जांपल लिया था। अब फोर्स की यूनिट देखूंगा तो उसमें तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास भी होगा, लेंथ भी होगा, टाइम भी होगा। तो इसलिए मास लेंथ टाइम तीनों है। पावर अलग अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। मैंने जनरल किया सेम। अगर मैं इसको किलोग्राम वाले को ग्राम में बदल रहा हूं तो मैंने पावर तो चेंज नहीं करी। जैसे फोर्स की यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और एक होते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैंने देखो मास लेंथ और टाइम की वैल्यू चेंज हुई है बट पावर तो सेम की सेम रही है, इसलिए इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो यहां से जो कन्वर्जन का फॉर्मूला आ गया वो आपके पास ये आ गया M1/M2 टू द पावर A L1/L2 टू द पावर B एंड T1/T2 टू द पावर C।
ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, कन्वर्जन के लिए हेल्प आता है। ठीक है, यहीं से आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट सिस्टम गिवन सिस्टम, सेकंड सिस्टम टू बी कन्वर्टेड, जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, ये सेकंड सिस्टम वो वाला सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम गिवन सिस्टम है, सेकंड सिस्टम टू बी कन्वर्टेड है। क्लियर है? यहीं से जब हम डिराइव करते हैं, जैसे 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, वो यहीं से आता है बेटा 10 टू द पावर 5 डाइन। कैसे पता लगता है? न्यूटन फोर्स के यूनिट है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का हो गया m1L1 T-2, पता है? तो A आ गया 1, B आ गया 1, C आ गया -2। न्यूटन SI यूनिट है, तो बेटा मास की जगह केजी, इसकी जगह मीटर, इसकी जगह सेकंड। डाइन CGS यूनिट है, यहां ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। N1 दिया हुआ है 1 है, हमें N2 निकालना है। वैसे भी डायरेक्टली याद होनी चाहिए, 1 न्यूटन में इतने डाइन होते हैं, 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। इसके बगैर भी मैं कर सकता हूं, डायमेंशन से भी कर सकता हूं। डायमेंशन से भी हो जाता है, बगैर डायमेंशन के भी हो जाता है। जैसे मैं इसका कर रहा हूं, 1 न्यूटन का मतलब 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना? डायमेंशन से तो बता ही दिया, अभी समझा दिया आपको कैसे कैसे लगाना है। अब देखो इसको बना देता हूं, केजी को 1000 ग्राम में बनाऊंगा 1000 हो गया, मीटर को सेंटीमीटर में बनाऊंगा 100 हो गया, बाय सेकेंड का स्क्वायर, तो ये आ गया 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज 10 की पावर 5। समझ में आ गया? ये ज्यादा तरीका बढ़िया रहता है, आपको जो सा मेथड ठीक लगे उस हिसाब से कर सकते हो। तो हम करते हैं क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फर्स्ट सिस्टम गिवन सिस्टम है, सेकंड सिस्टम जिसमें आपको इसको क्या करना है बेटा, कन्वर्ट करना है। एक क्वेश्चन इनके अलावा हम अलग से करते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का, वो देख लेते हैं। ठीक है, कन्वर्ट 10 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर into a system of units in which mass is measured in alpha kg, या अल्फा ग्राम कर लेते हैं। लेंथ इज मेजर्ड इन बीटा पिकोमीटर and time is measured in gamma nanosecond। हमें क्लियर है? अब इसको हमें करना है, सबसे पहले ये जो दिया हुआ है इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख लो, m1 L2 T-2। समझा गया कैसे? m1 L2 T-2। तो कंपेयर करने पे A1 B2 C-2, N1 की वैल्यू 10 आ गई, M1 की वैल्यू kg आ गई, L1 की वैल्यू मीटर आ गई, T1 की वैल्यू सेकंड आ गई। देख सकते हैं? अब जिसमें कन्वर्ट करना है, N2 मुझे निकालना है, M2 की वैल्यू अल्फा ग्राम है, L2 की वैल्यू बीटा पिकोमीटर है, और T2 की वैल्यू गामा नैनोसेकंड। अब मैं यहां फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, N2 इज इक्वल टू N1 M1 by M2 to the power A, L1 by L2 to the power B, T1 by T2 to the power C।
यहां से N2 विल बी इक्वल टू M1। N1 क्या है बेटा? N1 इज 10। M1 बाय M2, पहला मास केजी में, दूसरा अल्फा ग्राम में, मीन्स अल्फा इंटू 10⁻³ kg, ग्राम को केजी में बना लिया। A इज 1, लेंथ L1 मीटर में है, L2 किसमें है बेटा? बीटा पिकोमीटर, तो आई विल राइट इट लाइक बीटा इंटू 10⁻12 मीटर की पावर 2। T1 टाइम किसमें है? सेकंड में। T2 इज गामा इंटू 10⁻³ सेकेंड, इसकी पावर -2। क्लियर है? तो देखो केजी से केजी कट गया, मीटर से मीटर, सेकंड से सेकंड। नहीं, गामा नैनो सेकंड है ना, नैनो का मतलब 10⁻⁹ है, नैनो का मतलब 10⁻⁹ होता है। तो यहां से आ गया N2 इज इक्वल टू 10, ऊपर गया अल्फा की पावर -1, 10⁻³ ऊपर गई 3 इंटू 1 10⁻³ इंटू बीटा की पावर -2 इंटू 10⁻24 इंटू गामा की पावर 2। ये ऊपर जाएगा -1 -2 तो 2 बन जाएगी। 10⁹ इंटू -2, दिस इज 10⁻80। हाँ बेटा, क्लियर है? अब यहां से क्या बना? ये 10⁻1 1 और 3 4 4 और 24 28 28 माइनस 18 10, तो ये बच गया 10⁻10 अल्फा -1 बीटा -2 एंड गामा 2। तो मेरे पास जो यूनिट्स थे जिसको मुझे कन्वर्ट करना था, वो यूनिट्स थे क्या? 10 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 10⁻10 अल्फा -1 बीटा -2 गामा 2 न्यू यूनिट। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। ये फर्स्ट एप्लीकेशन है कि एक यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किसी यूनिट को कन्वर्ट करना है, तो उसका तरीका आपके पास ये है, ये आपको पता होना चाहिए। करें अगली एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन से पहले आपको एक टर्म पता होनी चाहिए। एक रूल होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बेटा ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। हम 5 एप्पल प्लस 10 ऑरेंज इज इक्वल टू 15 फ्रूट्स बोल सकते हैं, बट 5 एप्पल प्लस 10 मंकी इज इक्वल टू कुछ भी नहीं बोल सकता। इसको ऐसे का ऐसे लिखना पड़ेगा। दो चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकती है जब उनके डायमेंशन सेम हो, उनके यूनिट सेम। ये तो प्राइम कंडीशन है। वैसे तो वेक्टर स्केलर वाली अलग चीज है। अभी आपको डायमेंशन के लिए के हिसाब से पता होना चाहिए। अगर मुझे किन्हीं दो चीजों को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए, तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है। ये कहता है इफ टू क्वांटिटीज आर हैविंग सेम डायमेंशंस देन वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट देम। मतलब terms having same dimensions can be added or subtracted only। वही terms add और subtract हो सकती है जिनके dimensions क्या होंगे बेटा? सेम होंगे। ठीक है, तो यहां से if a and b are having, मैं अब इसका फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं आपको, मैं आपको इसके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप की चीज बता रहा हूं। if a and b are having different dimensions, देन अगर ए और बी के डिफरेंट डायमेंशन है तो ए प्लस बी फिजिबल नहीं है।
क्यों? क्योंकि दोनों के डायमेंशन अलग अलग हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ए माइनस बी भी फिजिबल नहीं है, माइनस नहीं कर सकता। ए स्क्वायर प्लस बी मे बी पॉसिबल है, कैन नॉट से मस्ट बी पॉसिबल, मे बी पॉसिबल, अलग अलग पावर हो सकता है। जैसे ए लेंथ हो, लेंथ का स्क्वायर एरिया प्लस बी एरिया, तो लेंथ और एरिया के तो अलग अलग डायमेंशन है। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो ऐड हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं है, मे बी, मस्ट नहीं बोल सकता मैं इसको। ए प्लस बी क्यूब पॉसिबल है, अलग अलग है पावर ना, इसलिए पॉसिबल है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम पावर, नॉट पॉसिबल, यही से मे बी पॉसिबल। ये ऊपर वाला मे बी पॉसिबल था, ये पॉसिबल ही नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब पॉसिबल है, ए बाय बी पॉसिबल है, ए इंटू बी पॉसिबल है, ये मस्ट भी पॉसिबल है। जो प्लस माइनस वाले हैं वो मे भी पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे मैं कह दूं ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि टोटल पावर 3 ही होगी, नहीं बनेगी, बात बना के देख लेना। क्यों? ए बी कॉमन ले लो, ए प्लस बी बच गया, ए प्लस बी तो पॉसिबल ही नहीं। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर पॉसिबल है, ए स्क्वायर बाय बी क्यूब पॉसिबल है, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। प्लस माइनस के लिए होने के लिए दोनों टर्म्स के डायमेंशन क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। कौन कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इस पे बेस हमने अगली एप्लीकेशन करनी है, इस पे बेस हमने अगली एप्लीकेशन करनी है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? इफ टू quantities are having same dimensions, if two quantities are having same dimension, then only it can be added or subtracted, or in other words the terms having same dimensions can be added or subtracted. homogeneity का मतलब यही है, homogeneous word से, homogeneous word से